हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी सभी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। हेलो किम जॉन जी, कैसे हैं? क्या अब तक मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या अब तक ऑडियो वीडियो आ रही है? फटाफट लिख दीजिए। ओके, क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। मैंने मैसेज तो कर दिया है। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या आप सभी तक मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? गुड मॉर्निंग अमित। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कल से आप सभी ने बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी विशेस दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को धन्यवाद। और आप में से भी जो टीचर्स हैं, आप सब होने वाले हैं टीचर, तो इसलिए आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। भाभी सभी शिक्षक हैं या फिर शिक्षक वर्तमान में भी हैं, तो आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद, धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो तो सभी तक आ रही होगी ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं भी बढ़िया एकदम। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब तक अनअकैडमी पर क्लास शुरू नहीं हो जाती, हम इसी प्रकार से क्लास करेंगे। शंकर जी, आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, थैंक यू। अंकित, थैंक यू। मेरे ही नाम राशि। बहुत अच्छा लगता है अपने नाम राशि सामने स्क्रीन पर देखते हुए। आप जियो हैप्पी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अजय बाबू, थैंक यू, प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद जियो हैप्पी हैप्पी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा आज की क्लास को। ओके, तो तब तक आप सभी ज्वाइन कीजिए। मैं चलता हूँ आज के स्क्रीन पर। ओके, और इसको कर देते हैं हम पिन। और ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग मौमिता, मेजश्री, सभी को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, धन्यवाद। आप सभी के बहुत ये जो विशेष आ रही हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मौमिता। ओके, तो आपको सामने आज अपने एक ये नया पेज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। इसके डिटेल में इंफॉर्मेशन तो मैं आपको बताऊंगा ही आगे आने वाले सेशंस में, लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिया है। गुड मॉर्निंग केपी, गुड मॉर्निंग पपिया, गुड मॉर्निंग। और अभी मैंने रिसेंट मतलब थोड़ी देर पहले ही ग्रुप में कुछ पिक्चर सेंड करी होंगी, वो देखिए आपने अनअकैडमी की तरफ से, मतलब एक ये गिफ्ट आप कह सकते हैं, वो जैसे हम स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पर, वो उन्होंने सेंड किया है। उसमें जो भी पूरे साल भर का किस प्रकार से रहा है, कि कितने स्टेट से हम हमसे स्टूडेंट जुड़े हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, सबसे ज्यादा किस स्टेट से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश, यूपी वाले उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, ये तीन स्टेट से मुझसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और इसके अलावा इसमें एक बड़ी और अच्छी बात है, कौन से टॉप 5 स्टूडेंट हैं वो भी इसमें लिखे हुए हैं जो मुझसे शुरुआत से जुड़े हैं। देखिए, इसमें आप बुरा मत मानिएगा, हम बाकी सभी, मेरे लिए एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उन सभी को उतना ही, आप सबको उतना ही पसंद करता हूँ जितना यहाँ टॉप 5 पे नाम लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि जैसे स्कूल में होता है ना कि टीचर्स के 4 5 एक दो ऐसे होते हैं जो सबसे प्रिय होते हैं, बाकी सब पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरे लिए इंडिविजुअली हर एक आप में से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे टॉप 5 के नाम लिखे हुए हैं, वो उनका एल्गोरिथम है, उसके हिसाब से किस किस के नाम है टॉप 5 के, आप जानना चाहेंगे? ओके, किस किस का नाम है? जिन्होंने देख लिया है वो तो जान ही गए हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है तो आप जानना चाहेंगे? बताइए जल्दी से, किस किस के नाम है जो सबसे ज्यादा मेरी क्लासेस में रहते हैं और शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो ये टॉप 5 नाम है सबसे, 5 नाम है ना, 5 नाम में, तो 5 नाम में सबसे 5th नंबर पर जो है नाम, वो किसका है? मौमिता। 5th नंबर है मौमिता, मौमिता का नाम है। ओके, 4th नाम है केपी, केपी जी का नाम है 4th नंबर पे। ओके, इसके अलावा थर्ड है सोनाली पांडे, और सेकंड है अजय बाबू। अजय बाबू सेकंड नंबर पर हैं। और पहले नंबर पर है क्लास में सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाली शोरगुल जिस दिन ये क्लास में नहीं होती हैं तो ऐसा लगता है कि क्लास सुनी सुनी है, कोई हल्ला नहीं कर रहा है, सब शांत बैठे हैं। तो ये कोई और नहीं बल्कि ये है प्रीति। पहले नंबर पे प्रीति का नाम है। तो आप 5 हैं। बहुत अच्छा लगा ये फीचर अन अकेडमी का। वैसे आप सब मेरे लिए इंडिविजुअली बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आप सभी के प्यार के लिए, साथ के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। मैं आज सोच रहा था कि ये जो जूम ऐप है, इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ। और मैं अपग्रेड करने के लिए इसको गया भी, लेकिन ये न जाने क्यों फेल हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं इवनिंग में दोबारा से देखूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। ज्योतिका गुड मॉर्निंग। कौन कौन है आज देखते हैं, और आप सभी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कौन कौन है? अजय बाबू, अमित, अनीता, अंकित, अंकित, ओके। और बेदाश्री, विभा, जियो हैप्पी, गोदावरी, ज्योतिका,
केपी और किंग जॉन, किरण, मौमिता, पपिया, कोको, प्रीति, शुक्ला, शंकर जी, आकाश, सीरस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप सभी डेली शेयर करते रहें। कल किसी ने पूछा था कि ये सबके लिए हम भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो फ्री क्लासेस हैं, ठीक है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको सामने जो ये इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है कि नया बैच जो स्टार्ट होने वाला है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को डिटेल में शेयर करूंगा कुछ समय बाद, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। ओके। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्लियर कर दिया है, देख लो। हो गया क्लियर? बताइए, हुआ या नहीं हुआ? हम 20 नंबर पे पहुंच गए थे ना। क्लास शेयर नहीं होती, कैसे करें? लिंक जो मैं देता हूँ उसको शेयर कर दिया करें, ठीक है, जो मैंने लिंक दिया होता है आपको। ओके, देखिए ये है आपके सामने। वेट, 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 हाँ, एक सेकेंड। ये स्लाइड थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच गए हैं। ठीक, तो देखिए, ये है आज का क्वेश्चन, और आपको पता होगा कि आपको कैसे करके जवाब देना है। कमेंट में जवाब देना है। द प्लेस, पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। द प्लेस एन ऑर्गेनिज्म और एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसे? हम इसे क्या कहेंगे? जहां पर ये रहते हैं, हम इसे एनवायरनमेंट कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे, हैबिटाट कहेंगे, सोसाइटी कहेंगे? जहां पर वो रहते हैं। और सबको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कमेंट में लिखना पड़ रहा है तो आंसर नहीं देंगे, मन मन में सोचे, लिखिए उसको। जितनी बार लिखेंगे उतना दिमाग में बैठेगा, ठीक है। जितनी बार लिखते जाएंगे दिमाग में बैठता जाएगा। ओके, तो बहुत बढ़िया। ज्यादातर जो आंसर है वो ठीक ही आ रहे हैं, मतलब सही है सबका। इसको करेक्ट ऑप्शन है हैबिटाट। जहां पर भी कोई ऑर्गेनिज्म या फिर उसकी कम्युनिटी रहती है, उसको हैबिटाट कहा जाता है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, तो आप जानते हैं कि वायु का मंडल है, हमारे चारों तरफ से घेरे हुए है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए। अब ये इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर में अंतर है। इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, इन्वायरमेंट आपका मैनमेड भी हो सकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो है वो भी सेम इसी प्रकार से हो सकता है। एटमॉस्फेयर, हैबिटाट, जहाँ पर ये रहते हैं। और सोसाइटी, सोसाइटी मतलब एक मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसको सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका हैबिटाट।
फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें कि क्या होता है इनमें से? रेट होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कभी बहुत लेट से होता है। जब रेट ऑफ कूल डाउन बहुत तेजी से होता है तो उसमें बहुत सारे जो गैसेस होते हैं वो उस मैग्मा में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं, वो बबल्स भी उन्हीं हेलो, मैग्मा के साथ ये क्या कौन? आप मुझसे ही होने बात कर लगते रहे हैं, हैं, किससे बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, सीमेंट स्टोन आता है ना, ये आपके वॉशरूम में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं, आप बात किससे कर रहे हैं पहले मुझे ये तो बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस इनमें से क्या है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, बताइए, समझ में आया आपको? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी, यानी कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? क्या ये फिजिकल एनर्जी है, या फिर ये बायोलॉजिकल एनर्जी है, या फिर ये आपका केमिकल एनर्जी है? तो ये आपका फिजिकल एनर्जी होगी। हमारे एटमॉस्फेयर में देखिए, हवा हवा, पानी, जो गैसेस हैं, इंसोलेशन है, ये सभी फिजिकल एनर्जी है। और जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो वो इसी फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं पेड़ पौधे, इनसे ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, 4, इस तरीके से ट्रांसफर एनर्जी होती है, ट्रांसफरेबल होती है। इसमें फिर एक लिंडमैन का 10% का नियम है, वो आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी हमेशा 10% ही ट्रांसफरेबल होती है या ट्रांसफर होती है। बताइए क्या शब्द इस्तेमाल होगा? 10% ट्रांसफरेबल है या ट्रांसफर होती है? तो 10% एनर्जी ट्रांसफरेबल होती है, ऐसे नहीं कि ट्रांसफर हो ही जाएगी। जैसे आपके सामने मान लीजिए 10 रोटी रखी हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप 10 के 10 खा लेंगे। हो सकता है कि आप दो में ही आपका गुजारा, मतलब काम हो जाए। हो सकता है कि आप 5 खा लें, हो सकता है कि आप 7 खा लें। तो ऐसे है, एनर्जी पूरी कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगी जरूरी नहीं है, ट्रांसफरेबल होती है 10%। तो ये रेडिएशन एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान केमिकल एनर्जी में। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनमें से कौन एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का भाग नहीं है, आपको भी बताना है। इंसोलेशन, CO2, नाइट्रोजन, और ये वाटर। बताइए इनमें से कौन है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का भाग नहीं है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके के जो सवाल हैं, ये आपके बहुत आसान से सवाल हैं, इनको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। नाइट्रोजन। वेडोज जोन क्या होता है बताइए? वेडोज जोन। और डेली सभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जो बाद में भी रिकॉर्डिंग देखते हैं। किसे कहते हैं हम वेडोज जोन? गुड मॉर्निंग अर्चना, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अर्चना। क्रस्ट मेंटल के बीच में होता है वेडोज जोन, मेंटल और कोर के बीच में होता है, ग्राउंड सरफेस एंड वाटर टेबल के बीच में होता है, या ग्राउंड सरफेस और ट्रोपोपॉज के बीच में होता है? तो इसका जो जवाब है वो बहुत ही आसान है। और क्या क्या आपके जवाब आ रहे हैं? ओके, सी 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 सी, सभी का सी है। ठीक है, करेक्ट है। नहीं नहीं, मॉर्निंग में नहीं, मॉर्निंग में कल हुई थी बस, जब मुझे कॉलेज जाना था तो इसलिए कल मॉर्निंग में कल हुई थी। अब देखिए क्रस्ट और मेंटल तो नहीं होगा, इसका सही जवाब वेडोज जोन क्या होता है, जिसको हम वात क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब पानी के खोज के लिए या पानी के लिए जब हम बोरवेल लगाते हैं तो हम क्रस्ट में खुदाई करते हैं, है ना? तो जहां पर पानी मिल जाता है हमें, तो वो तो है एक्वीफर होता है, उसको बोलते हैं क्या? एक्वीफर। और जहां पर पानी नहीं मिलता है उसको बोलते हैं एक्वीक्लूड। लेकिन दो एक्वीफर के बीच में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर पानी नहीं होता है, और वहां पे जहां पर पानी नहीं होगा तो उसको बोलेंगे
वात क्षेत्र, वहां पर एयर है, जहां पर पानी नहीं है वहां पर एयर है। तो इसी एयर वाले क्षेत्र को बोला जाता है, दो एक्वीफर के बीच में एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी नहीं है, इसको बोलते हैं वेडो जोन। ये एक्विक्लूड वाला जोन होता है। तो ये ग्राउंड सरफेस के बीच में और वाटर टेबल इन दोनों के बीच में होता है। ये सरफेस है और ये वाटर टेबल है, मान लीजिए इनके बीच में है एक वेडो जोन। अब इसका सही जवाब देखिए, ट्रोपोपॉज तो नहीं होगा, ट्रोपोपॉज तो आपने देखते रिलेट कर दिया, मेंटल कोर भी, क्रस्ट मेंटल भी। तो इसलिए सही जवाब हमारा हो गया ग्राउंड सरफेस एंड वाटर टेबल। डिस्कनेक्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? बाकी किसी और के साथ भी हो रहा है क्या ऐसा कि डिस्कनेक्ट हो जा रही है क्लास? इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है टू द प्लांट? क्लियर है? मैंने अभी रिसेंट में जो मेगा क्विज दिया था आपको, वहां पर भी इससे संबंधित सवाल पूछे थे। आपने मेगा क्विज दिया था क्रैश कोर्स का और इंडियन ज्योग्राफी का, कैसा रहा आपका मेगा क्विज? इसका बताइए सबसे सही जवाब क्या है इसका? इनमें से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल नहीं है? ओके, आप बता रहे हैं कि आयरन इसका सही जवाब है। तो आप मुझे बताइए कि आयरन क्या है फिर? क्या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है या फिर ये मैक्रो है, या क्या कहेंगे हम इसको? माइक्रो भी कह सकते हैं और इसको ट्रेस एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो एलिमेंट हैं जिनकी आवश्यकता सबसे कम होती है जीव जंतुओं को, इसलिए इनको ट्रेस एलिमेंट भी हम कह सकते हैं। तो फिर वो कौन से एलिमेंट होंगे जिनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है? बताइए, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? हम्म ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है, पूछा है। 99% बायोमास इन्हीं तीन से मिलके बनता है। HOC मीन्स, गुड मॉर्निंग मिली, गुड मॉर्निंग। क्या मतलब होगा इसका? HOC का मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इन तीन से मिलकर ही 99% बायोमास बनता है। नेक्स्ट, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? वॉइस नहीं आ रही है? मिली बता रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा है? बाकी सभी बताइए। क्लियर है? देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी, ये गिवन है किसके द्वारा? ये तो आप जानते ही हैं इन सभी का नाम। हटिंगटन को भी जानते हैं, एलन चार्ल्स सैंपल को भी जानते हैं, मार्क जेफरसन को भी, वाल्टर क्रिस्टोलर को भी। कब दिया था मार्क जेफरसन ने ये? वेरी गुड। प्राइमेट सिटी यानी प्रधान नगर, जिसकी जनसंख्या का आकार सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उसको रैंक दिया जाता है 1। इसी से संबंधित रैंक साइज रूल भी है। मतलब कॉन्सेप्ट एक जैसा है, अलग अलग स्कॉलर है। वहां पे जेके जिफ है, यहाँ पर ये मार्क जेफरसन है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पल्स ऑफ एशिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो एक बार जाके फिर आए ना तुरंत, तो ठीक हो जाए शायद, या फिर थोड़ा इंतजार कर लीजिए, या फिर ऐसे जगह पे बैठे जहाँ पे आपके घर में नेटवर्क ठीक आता है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पल्स ऑफ एशिया, बहुत बढ़िया। हटिंगटन, क्या हटिंगटन पॉसिबिलिस्टिक हैं, डिटर्मिनिस्टिक हैं या नियो डिटर्मिनिस्टिक हैं? बताइए, हटिंगटन इनमें से किससे रिलेटेड है? पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म या नियो डिटर्मिनिज्म? बहुत बढ़िया। तो ये निश्चयवाद से संबंधित है, डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है ना, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, इनके इस काम से आप समझ सकते हो कि क्लाइमेट का सिविलाइजेशन पर ही इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये मतलब डिटर्मिनिस्टिक है। वही डिटर्मिनिस्टिक है आपका एलन चर्चे सैंपल, इन्होंने भी पुस्तकें लिखी हैं, इन्फ्लुएंस नाम से एक और दूसरी इनकी पुस्तक है। तो ये अमेरिकन स्कॉलर हैं। साथ ही ये रेड जेल की शिष्या हैं और बताती हैं मनुष्य प्रकृति के चरणों की धूल है, मैन इज अ डस्ट ऑफ नेचर, मतलब इस प्रकार से बोलते हैं। वाल्टर क्रिस्टोलर तो आप जानते ही हैं कि वाल्टर क्रिस्टोलर की थ्योरी है
इसका नाम है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्कूल डज टू विच स्कूल एराटोस्थनीज, एराटोस्थनीज इनमें से किससे संबंधित है बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप इस तरीके के सवाल को गलत करेंगे ना, तो फिर तो निश्चित रूप से आपको पाप लगने वाला है। और जो जो जवाब नहीं दे रहे हैं, देखिए मीटिंग में कितने हैं, मीटिंग में तो 19 है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए और फटाफट से जवाब दीजिए सभी। और जो जवाब नहीं देगा ना, कौवा काटे उसको, अभी आएगा पीछे से और चोंच मारेगा फिर। समझ रहे हो? देखो, मौमिता रोने लगे। आंसर दो। ये इसका सही जवाब है ग्रीक। होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, एराटोस्थनीज सब यहीं से रिलेटेड हैं। क्या आपको एराटोस्थनीज की कोई एक इम्पोर्टेंट काम याद आता है? और इसमें आ जाएंगे आपके टॉलमी, स्ट्रैबो, ये सब जर्मन के आप जानते हैं। ग्रीक ये किससे संबंधित है? ग्रीक से रिलेटेड है। एराटोस्थनीज सरकमफरेंस, वेरी गुड। 25,000 स्टेडिया इन्होंने बताई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके। अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, बताइए किसने लिखी है? अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल अल क्या? अल इदरिसी। ठीक है। टी फॉर ट्रेवलर, टी फॉर तुगलक इनवाइटेड हिम एज अ काजी ऑफ दिल्ली, कौन है? एक टी से ट्रेवलर है, एक टी से तुगलक ने उसको बुलाया है। बिल्कुल 25,000 स्टेडिया, उसको आप किलोमीटर भी कह सकते हैं, माइल नहीं। ठीक, बहुत खूब। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अब आगे। देखिए जरा, वॉन थुनेन का एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी ये किस पर बेस्ड है? क्या ये एम्पेरिकल है? क्या ये नॉर्मेटिव है, डिडक्टिव है, बिहेवियरल अप्रोच है, क्या है? बताइए फटाफट, कमेंट करके सभी, कमेंट में सभी पार्टिसिपेट कीजिए। ओके। और कोई किसी का आंसर देख के मत लगाना, हाँ। कई बार ऐसा भी होता है कि 90% जो है गलत हो जाते हैं और सिर्फ 10% सही होते हैं, ऐसा भी होता है। और जो दूसरे का आंसर देख के लगाएगा उसका डेफिनेटली गलत होगा, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से। इसलिए सिर्फ अपना आंसर देखो, बाकी किसी का कमेंट देखो ही मत। ऐसा सोचो कि सबको आता ही नहीं है कुछ। ठीक है। जब भी बहुत डर लगे ना, कि अरे क्या होगा, तो इतने सारे लोग होंगे, ऐसा सोचो किसी को आता ही नहीं कुछ, सब ऐसे ही हैं। मुझे आता है बस जो आता है। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस तो आएगा चाहे गलत हो जाए सबके सब। देखिए एक चीज मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस। इस बार कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अगली बार आपको सीख मिल जाएगी। हाँ ठीक है, सीख अब पढ़ के जाना है। थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू। बिल्कुल। ऐसे सोचो सब मेरे जैसे हैं। मेरे जैसे क्या, मुझसे भी खत्म है सोचो। ठीक। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। कल मुझे किसने फोन किया था, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, और बताया कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अलग अलग क्लासेस में आप देखते हो, कभी अलग क्लास में जाते हो ना, तो वहां पर स्टूडेंट्स ने सेंसस में सबके सब सेंसस याद किया हुआ है। मतलब 28 स्टेट्स हैं और बाकी 8 यूनियन टेरेटरी, उनका सबका लिटरेसी रेट, डेंसिटी इस प्रकार से हर एक का याद किया हुआ है कि कहीं से भी पूछ ले तो हम कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे दबाव में नहीं आना है, कहना कि हाँ आराम से करो तुम। तो मैंने उस टाइम पे भी यही कहा था, कहना वाह बहुत बढ़िया, अब तक कहाँ थे तुम, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, ऐसे को बस ऐसे ही बोलो। लेकिन ऐसे दबाव में नहीं आना, ठीक है? यार ये क्या होगा, स्ट्रेटेजी से काम करो। ठीक है। एक वो होता है ना जिसके ऊपर बोझा
रख दिया जाता है, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो वैसे काम नहीं करना है आपको। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आप बोलना नहीं चाह रहा हूँ, समझाना, आप समझ गए होंगे कि बस रख दिया उसके ऊपर वजन और दे हंटर और बस वो चले जा रहा है चले जा रहा है। क्या होगा ऐसे काम करके? कुछ नहीं होने वाला। 28 स्टेट्स का सबका याद करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होना है इससे। स्ट्रेटेजी से काम करना है। तो इसका सही जवाब क्या है? एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी नॉर्मेटिव अप्रोच है। नॉर्मेटिव एम्पिरिकल जैसा ही होता है कि हमने वहां ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद हम उसको अपना मॉडल में परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इन्होंने 1826 में अपनी बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम है, क्या नाम है? आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट। डिडक्टिव का मतलब होता है ऐसी अप्रोच जिसमें जर्नल टू पर्टिकुलर कोई भी विचार बनाया जाता है, जर्नल टू पर्टिकुलर। ओके। और बिहेवियर मतलब, बिहेवियर हमारे बनता है पर्सपेक्टिव से, और पर्सपेक्टिव हमारा बनता है कैसे? जिस प्रकार का हमारा एनवायरनमेंट होता है, तो हमारा जैसा अनुभव है उससे हमारा पर्सपेक्टिव बन जाएगा, और वैसा ही फिर हमारा एक्शन होगा, हमारा बिहेवियर होगा। और एम्पेरिकल तो मतलब आप जानते हैं, अनुभाविक। बिल्कुल प्रैक्टिकल एकदम अपना व्यू रखिए, प्रैक्टिकल। इनमें से कौन सा है? फ्रेडरिक लेपले ने, देखिए, प्लेस वर्क एंड फोक का कॉन्सेप्ट दिया था, और आपसे पूछा जा रहा है एंड अडॉप्ट एंड अल्टरनेट ट्रायोलॉजी एनवायरनमेंट फंक्शन ऑर्गेनिज्म, ये किसका है? फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या है। रॉक्सबी, गेडेस, हर्बर्टसन, चिल्शोम, ये मैंने आपको बताया है क्लास में कि इसको फ्रेडरिक लेप्ले के प्लेस वर्क एंड फोक कॉन्सेप्ट को फंक्शन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट फंक्शन ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार से डिवाइड किया है। किसने? पेट्रिक गेडिज ने। किसने? पेट्रिक गेडिज ने। ठीक है। पेट्रिक गेडिज का नाम आपको किस चीज के लिए और याद आता है? बताइए जरा। पेट्रिक गेडिज का नाम क्यों याद आता है आपको? कोई कारण है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रॉक्सबी वेव्स तो आप जानते ही हैं, कॉनर्वेशन, कॉनर्वेशन, रॉक्सबी वेव, एजे हर्बर्टसन और चिल्शोम, इनके आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी देखेंगे। ज्योग्राफी ऑफ पुरानास, ज्योग्राफी ऑफ पुराण, ये पुस्तक लिखी गई है इनमें से किस स्कॉलर के द्वारा? ओके। प्लेस वर्क एंड फोक, ये है फ्रेडरिक लेपले का। तो इसका सही जवाब देखिए क्या है? एस एम अली, करण, मोहम्मद शफी या बी दुबे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एस एम अली के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जो भी आपको नई पुस्तक मिले उसको फटाफट से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, और कोई भी नया स्टेटमेंट मिले तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए फटाफट से, बिना इंतजार किए। ठीक है। ओके, इसका बताइए। ये मॉडर्न इंडियन जोग्राफर है, और यहाँ पर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। अब आप पूछेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में भी जैसे आपने ग्रीक, रोमन, अरब, जर्मन ऐसे ज्योग्राफर पढ़े, तो क्या इनको भी ऐसे पढ़ना पड़ेगा? तो मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको समझदारी से काम लेना है। समझदारी में और रट्टे मारने में अंतर होता है। जितना पीवाईक्यूज में पूछा गया है, बस उन उन स्कॉलर को उस पीवाईक्यूज के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है। वो जब हम रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं इंडिया का, तो वैसे ही प्रिपेयर हो जाता है। ओके, तो आर एल सिंह देखिए इनमें से संबंधित है किससे? सेटलमेंट ज्योग्राफी से। अगर ये सेटलमेंट ज्योग्राफी से संबंधित है तो बस एक मैच करके ही हमारा हो जाएगा। जूम रिकॉर्डिंग, मैं इसको सेव करके और अपलोड करता हूँ कहाँ पर? यूट्यूब पर। जो बाद में रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और ऐसे ही जब हमारी जो नई 2022 के बैच की क्लासेस चलेंगी, तो वो भी ऐसे ही चलेंगी। मैं इनको
क्लास के दौरान रिकॉर्ड करता रहूंगा, और जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा तो बाद में मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। यूट्यूब में मतलब, यूट्यूब में इसको मैं एक ऑप्शन होता है ना उसमें, कि सिर्फ जिनके पास लिंक है वही उसको देख सकते हैं, बाकी उसको नहीं देख पाएंगे। तो जो हमसे जुड़े होंगे उनके लिए एक अलग ग्रुप होगा, उसमें उस लिंक को शेयर किया जाएगा, वो उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा इसके अनुसार ये क्वेश्चन का ऑप्शन बन जाएगा। जीएस घोषाल आप जानते हैं कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित हैं, सी डी देश पांडे आपका अर्बन ज्योग्राफी से संबंधित हैं, वीएलएस प्रकाश राव आपका रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से संबंधित हैं। तो इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बिल्कुल, मैं तो शेयर करूंगा ही लिंक, तभी तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन है जो नॉट रिलेटेड विद बिहेवियरल ज्योग्राफी। बिहेवियर यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था। अब उनमें कुछ ऐसे स्कॉलर्स होंगे जो बिहेवियरल ज्योग्राफी से संबंधित होंगे, कुछ नहीं है। अब आपको बताना है कौन से नहीं है, बताइए जरा, बहुत ही आसान है। बताइए। ओके, सब कह रहे हैं कि यूफो तुआन है, तो बताइए फिर यूफो तुआन किससे संबंधित है, और अगर यूफो तुआन बिहेवियर से संबंधित नहीं है तो किसी ना किसी से तो रिलेटेड होंगे। कौन है वो? ह्यूमनिज्म, बहुत बढ़िया। ये ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी से संबंधित है। चाइनीज ज्योग्राफी में आपको बस एक यूफुत वन पढ़ने हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में आपको ये कुछ स्कॉलर ही पढ़ने हैं जो पीवाईक्यूज में दिए हैं, और ये ऐसे ही चाइनीज ज्योग्राफी में आपको यही बस पढ़ने हैं। अब आप मुझे बताइए, वैसे मैंने चाइनीज ज्योग्राफी में कौन कौन और हैं वो सब मैंने आपको बताया, जैसे कान थियन सिद्धांत, यीशु, यीफू, ऐसे करके। लेकिन वो आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको एक दिमाग में भरोसा रहे कि हाँ हमने पढ़ा है। आने वाला वो नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर भी हमने बता दिया आपको क्लास में, ताकि आपको ऐसा रहे। आपके मैसेज विभा शो हो रहे हैं मुझे, लेकिन अभी मुझे शो हुआ है, उससे पहले तो नहीं दिखा मुझे। ओके, इनमें से कौन सा है जहां पर लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है सेंसस ऑफ इंडिया की के अनुसार? बताइए, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। जाहिर सी बात है इनमें से क्या सही होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी लोवेस्ट किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। कितनी है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी? तो ये भी आप जवाब जानते हैं कि यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ 17 लोग रहते हैं। अच्छा, अभी शो हुआ। 17 व्यक्ति यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया को आप याद करके जाइएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड डायरेक्टली अगर सवाल नहीं पूछेगा तो इस पर बेस्ड सवाल आपसे पूछ लेगा। अगर आप उसको करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको जरूर से याद करके जाएं। डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन, और रिलीजियस वाइज, है ना, रिलीजन, इस तरीके से पॉपुलेशन, ये सब याद करना है। और कैसे याद करना है? सिर्फ टॉप 5 और टॉप लीस्ट, नीचे से 5 और ऊपर से 5, प्लस प्लस आपका ये जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, ये सब आपको याद करना है। हाँ बिल्कुल, अब देखिए अब हो गया है समय क्लास का, तो इसका सही जवाब तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो आई होप कि आपको ये क्लास में समझ में आया होगा आज। क्लियर है बात?
ठीक है। आज आपने कुछ नया सीखा? मैंने पीछे आंसर की भी लगाई हैं। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप सभी को एक बार फिर से, और आप सभी के विशेष के लिए थैंक यू, थैंक यू। पीवाईक्यू टेस्ट दिया था, और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद। ओके।